मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट की तैयारी में व्यस्त है। उसी दिन मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी नई दिल्ली पहुंचने वाले थे, जो साथ गणतंत्र दिवस समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर थे। लेकिन उससे पहले अमेरिका से एक रिपोर्ट आई, जिससे भारत में संसद से लेकर सड़क और शेयर मार्केट तक में भूचाल आ गया। ये रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग रिसर्च की। साल 2017 में न्यूयॉर्क सिटी में नेथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत की थी। ये शॉर्ट सेलिंग यानी किसी खास कंपनी के शेयर में गिरावट का अंदाजा लगाकर मुनाफा कमाने वाली एजेंसी थी, जिसने उस दिन भारत के सबसे बड़े और उस वक्त दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी पर बेहद संगीन आरोप लगा। आरोप था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। अडानी ग्रुप इस खुलासे से हैरान भी था और परेशान भी। 25 जनवरी 2023। We are shocked that Hardenberg Research has published a report on January 24, 2023 without making any attempt to contact us or verify the factual metrics. The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts. लेकिन अडानी ग्रुप की सफाई सुनने के लिए भी बहुत से लोग तैयार नहीं थे। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर और भारतीय शेयर बाजार में आग लगा दी। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिरने शुरू हुए। देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था और विपक्षी दलों को मिल गया था मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा। लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अडानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से कि आप चुप क्यों बैठे? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? बताइए हमें कि अडानी जी का जो नेटवर्क है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है, कैसा Our country's reputation and the systemic stability of our markets are at risk. साल 2023 में संसद सत्र का बजट सत्र हिंडनबर्ग रिसर्च की लगाई आग में झुलसने लगा। मामला गंभीर था। सवाल यह भी था कि कहीं अडानी ग्रुप को टारगेट करके भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद करने की कोई साजिश तो नहीं चल रही। लेकिन देश में बहुत से लोग थे जो मान चुके थे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ही अंतिम सत्य है। अडानी ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। मामला चूंकि शेल कंपनियों के जरिए पूंजी निवेश और अडानी ग्रुप के शेयर के दाम बढ़ाने से जुड़ा था, इसीलिए सेबी को भी कटघरे में खड़ा किया गया। 2 मार्च 2023, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर 2 अहम आदेश जारी किए। पहला आदेश सेबी के लिए था कि वो अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की जांच करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बना दी गई, जिससे ये पता लगाना था कि सेबी के कायदे कानून की रूपरेखा में कोई खामी तो नहीं है, जिसका फायदा उठाकर शेल कंपनियों का पैसा खपाया जाता है। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया कि हिंडनबर्ग रिसर्च मामले की जांच में सेबी के फ्रेमवर्क में कोई खामी नहीं मिली। इस मामले की जांच किसी और एजेंसी से कराने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दी कि शेयर बाजार की जांच सेबी ही कर सकती है। हिंडनबर्ग फाइल्स पर करीब 3 महीने बवाल के बाद अडानी ग्रुप के शेयर फिर से पटरी पर लौट आए। बाजार गुलजार हो गया तो निवेशक भी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट भूल गए और नेता भी चुनाव में व्यस्त हो गए।
किसी को याद ही नहीं था कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारतीय शेयर बाजार को तबाह करने वाला जो जिन बोतल से बाहर निकाला था वो अभी वापस बंद ही नहीं हुआ है। जून के आखिरी हफ्ते में सेबी ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की, जिसमें खुलासा हुआ कि अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग रिसर्च ने इसीलिए टारगेट किया ताकि शेयर बाजार में हड़कंप मचाकर मुनाफा कमाया जा सके। सेबी की जांच में दावा किया गया कि हिंडनबर्ग रिसर्च को अदानी ग्रुप की सुपारी अमेरिका के एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के मालिक मार्क किंगडन और उनकी चीनी मूल की पत्नी एनेला चेंग ने दी थी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट वेबसाइट पर सार्वजनिक करने से 2 महीने पहले मार्क किंगडन और एनेला चेंग को भेजी गई। उसी रिपोर्ट का फायदा उठाकर एनेला चेंग और मार्क किंगडन ने अदानी ग्रुप के शेयरों की खरीद फरोख्त करके 180 करोड़ रुपए कमाए। हिंडनबर्ग रिसर्च के तार मार्क किंगडन और उनकी पत्नी एनेला चेंग से जुड़े तो देश के मशहूर वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि अदानी ग्रुप का टारगेट करने का खेल भले ही अमेरिका से खेला गया, लेकिन इसके पीछे असली साजिश चीन की है। उन्होंने एनेला चेंग को चीन का एजेंट बताया, जिसका इरादा सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि भारतीय उद्योग जगत और अर्थव्यवस्था पर हमला करके चीन का रास्ता साफ करना था। After doing some research, we found out that Kotak had been engaged to do the trading. So they set up an offshore fund, they set up an offshore account, right, and took money from this master fund belonging to this couple, American and Chinese couple, right, and the amount was estimated to be at 40 million and maybe more. एनेला चेंग को भारत में लोग नहीं जानते, लेकिन अमेरिका में इस महिला की कई पहचान है। चीन में पैदा हुई और जापान में पली बड़ी एनेला चेंग ने स्कॉटलैंड की रॉबर्ट फ्लेमिंग एंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट बैंक की नौकरी की और फिर उनकी मुलाकात अमेरिका के इन्वेस्टमेंट बैंकर मार्क किंगडन से हुई। दोनों ने शादी कर ली और न्यूयॉर्क सिटी में किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट नाम की कंपनी शुरू की। मार्क किंगडन और एनेला चेंग की बेटी जेसिका किंगडन फिल्म मेकर है। एनेला चेंग अमेरिका में चीनी मूल के लोगों की संस्था कमेटी ऑफ 100 से जुड़ी हुई है। जिस वक्त अमेरिका में चीन को खलनायक के तौर पर देखा जा रहा था, तब चीन की इमेज सुधारने का ठेका एनेला चेंग ने लिया। वो अमेरिका के टीवी चैनलों पर चीन की वकील बनकर दलीलें देने लगी। Currently, we're muddled with trade tensions. U.S.-China relations are at their worst point when sharp power has taken over soft power. So we have to do everything we can to make sure that soft power wins over sharp power. साल 2015 में एनेला चेंग ने अमेरिका में सुप चाइना के नाम से एक मीडिया कंपनी शुरू की। एनेला चेंग का दावा था कि वो इंटरनेट प्लेटफॉर्म और पॉडकास्ट के जरिए चीन की असली तस्वीर दुनिया को दिखाना चाहती है। कुछ दिन बाद सुप चाइना का नाम बदल दिया गया, नया नाम रखा गया द चाइना प्रोजेक्ट, लेकिन काम वही पुराना था, अमेरिका और दुनिया की नजर में चीन की छवि चमकाना। एनेला चेंग अपने द चाइना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रही थी। द चाइना प्रोजेक्ट के विस्तार की योजना भी तैयार थी, लेकिन तभी द चाइना प्रोजेक्ट में ही काम कर रही एक महिला पत्रकार ने एनेला चेंग का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। 21 अक्टूबर 2022, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। लगभग 2 साल से एनेला चेंग के द चाइना प्रोजेक्ट से जुड़ी रही शैनन वॉन सेंट ने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को शपथ पत्र देकर दावा किया कि एनेला चेंग चीन की कम्युनिस्ट सरकार की एजेंट है और चीन की सरकार के इशारे पर ही द चाइना प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ये आरोप लगाने वाली शैनन वॉन द चाइना प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से पहले 15 साल तक अमेरिका और चीन के भी सरकारी चैनल में नौकरी कर चुकी थी। अपने 11 पन्नों के शपथ पत्र में शैनन वॉन सेंट ने सिलसिलेवार बताया कि कैसे एनेला चेंग ने उन पर चीन के पक्ष में प्रोपेगेंडा चलाने का दबाव डाला। There's a lady called Shannon Van Sant, who was an employee, who then said, who gave testimony on a sworn affidavit, sworn statement to the U.S. Congress, that this lady was indulging in anti-American activities, and that she suspected her to be a very, very accomplished Chinese spy.
एनेला चेंग पर शैनन बॉटसेंट ने जो आरोप लगाए, उनकी जांच अमेरिका में कहां तक पहुंची, इसका तो पता नहीं। लेकिन इन आरोपों के 1 साल बाद अचानक ये खबर आई कि एनेला चेंग का द चाइना प्रोजेक्ट बंद हो गया है, क्योंकि जो लोग इसमें पैसा लगाने वाले थे, उन्होंने हाथ खींच लिए। द चाइना प्रोजेक्ट में वो निवेशक कौन थे और क्यों एनेला चेंग के चीनी एजेंट होने के आरोपों के बाद ही निवेशकों ने हाथ खींचे, इस पर द चाइना प्रोजेक्ट ने कुछ नहीं बताया। दुश्मन देशों के बीच साजिश का खेल बहुत पुराना है। पहले राजा महाराजा अय्यार पालते थे जो दूसरे देशों में जासूसी करते थे। फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों का दौर आया जिनका मुख्य काम दूसरे देश की सैन्य तैयारी का पता लगाना और वहां राजनीतिक सामाजिक उथल पुथल मचाना होता था। ये काम इन दिनों बड़े पैमाने पर चीन कर रहा है, जिसमें सबसे घातक हथियार है चीन की महिला एजेंट। इन्हें पश्चिमी देशों में हनी ट्रैप नहीं, हनी पॉट कहा जाता है। हनी ट्रैप से एक कदम आगे की चीज है हनी पॉट, जिसके जाल में अमेरिका के कई दिग्गज नेता करीब 4 साल तक फंसे रहे। एक चीनी लड़की का वो सनसनीखेज कांड क्या था जिसने अमेरिका के एक सांसद का पीछा अब तक नहीं छोड़ा? देखिए हनी पॉट का ये एपिसोड, डंक द हिडन हंट। मार्च 2014, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद एरिक स्वालवेल चुनावी फंड जुटाने के लिए एक हॉल में थे। वो कैलिफोर्निया के 15वें डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। उनके चुनाव क्षेत्र में कैलिफोर्निया के ईस्ट बे का इलाका भी आता था, जहां 1/3 से ज्यादा आबादी एशियाई मूल के लोगों की है और उसमें भी चीनी मूल के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। हुस्न के जाल में फंसाने वाली चीन की महिला जासूसों का मकड़ जाल फैला हुआ है, जिसमें एक संदिग्ध जासूस क्रिस्टीन फांग भी थी। As they looked further into what she was doing, there were some major red flags, and they put surveillance on her, and that's when they picked up some of her sexual activities and realized that she was getting close to some politicians. चीन की जिस महिला जासूस का राज 2015 से दफन था, वो बाहर आया तो अमेरिका में हड़कंप मच गया। क्रिस्टीन फांग ने अमेरिका में 4 साल बिताने के दौरान कितने सीक्रेट चीन को भेजे, इसका कोई हिसाब नहीं था। अमेरिका के नेताओं से रोमांस के बदले वो क्या कीमत वसूल रही थी, इस पर कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। मामला मीडिया में आया तो अमेरिकी संसद की एथिक्स कमेटी ने जांच शुरू की। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संसद में तलब किया गया और सवालों के तीर अमेरिकी संसद के तत्कालीन स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर भी चले। करीब 3 साल की जांच के बाद अमेरिकी संसद की एथिक्स कमेटी ने क्रिस्टीन फांग के स्कैंडल की जांच बंद कर दी, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद एरिक स्वालवेल का पीछा इस विवाद में नहीं छोड़ा। अमेरिकी संसद से लेकर टाउन हॉल मीटिंग तक में उन्हें सफाई देनी पड़ी कि क्रिस्टीन फांग से उनका रिश्ता क्या था, वो कैसे उसके जाल में फंसे। Quite entertaining from someone that had a sexual relationship with a Chinese spy, and everyone knows it. Keep back, everybody, please. Also, at the time, had access to more classified information than anyone who walked in. Just all that, my colleagues here at Rallies called me out all the time. चीन की कोई महिला जासूस किसी बड़े नेता को इतनी आसानी से कैसे फंसा सकती है, ये सवाल अमेरिका में कई लोगों के गले नहीं उतरा। क्रिस्टीन फांग चूंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हाथ से फिसल चुकी थी, इसलिए अमेरिका की सरकार ने भी इस नाकामी पर चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन कुछ दिन पहले फिलीपींस में हुई एक घटना ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी।
खुद को सयाना समझने वालों के लिए वो घटना सबक है कि अगर चीन की कोई शातिर महिला जासूस अपनी पर आ जाए तो किसी देश के सिस्टम में घुसकर भी डंक मार सकती है। फरवरी 2024, बाम्बन, फिलीपींस। फिलीपींस की जांच एजेंसियों ने पोगो यानी फिलीपींस ऑफशोर गेमिंग ऑपरेटर के ठिकानों पर छापा मारा तो किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि ये मामूली सी कार्रवाई कितना बड़ा बवंडर लाने वाली है। पोगो हब के नाम से चल रहे ऑनलाइन जुए के इन कारोबारियों पर आरोप था कि वो मानव तस्करी और क्रिप्टो करेंसी का अवैध धंधा कर रहे हैं। छापेमारी के दौरान इस जुआ कंपनी में चीनी मूल के 100 से ज्यादा लोग पकड़े गए। जांच आगे बढ़ी तो ऑनलाइन जुए में चीन के लोगों की दखल के तार बाम्बन शहर की मेयर एलिस वो तक पहुंच गए। असली कहानी उसी के बाद शुरू हुई। एलिस वो जून 2022 में बाम्बन शहर की मेयर चुनी गई थी। उससे पहले एलिस की पहचान एक कारोबारी महिला की थी जिसके पास ढेर सारा पैसा था। करीब 10 कंपनियों के शेयर थे और एक हेलीकॉप्टर भी। ऑनलाइन जुआ वाली विवादित कंपनी पोगो से एलिस गुओ का नाम जुड़ा तो फिलीपींस की जांच एजेंसियों ने उसकी जन्म कुंडली खंगालनी शुरू की। पहला झटका वही लगा। एलिस गुओ कब पैदा हुई, कहां पैदा हुई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। एलिस गुओ से पूछताछ हुई तो उसने कबूल किया कि उसके पिता चीनी मूल के हैं और मां फिलीपींस की। उसने अपनी मां का नाम नहीं बताया। एलिस गुओ का दावा था कि वो चीनी पिता की लव चाइल्ड यानी बिना शादी की संतान है। एलिस गुओ के दस्तावेजों की जांच शुरू हुई तो बर्थ सर्टिफिकेट का कहीं अता पता नहीं था। फिर पता चला कि उसे फिलीपींस की नागरिकता भी इसीलिए मिली क्योंकि उसने ढेर सारा पैसा फिलीपींस में इन्वेस्ट किया था। चीन के साथ उसका कनेक्शन और नागरिकता को लेकर गोलमोल जवाब मिलने के बाद फिलीपींस की मीडिया और वहां की सरकार ने भी एलिस गुओ को चीन का एजेंट कहना शुरू कर दिया। एलिस गुओ चीन की नागरिक होकर भी फिलीपींस में मेयर कैसे बन गई? फिलीपींस की खुफिया एजेंसियों को उसके मेयर बनने के 2 साल बाद तक इसकी भनक क्यों नहीं लगी? वो भी तब जबकि चीन और फिलीपींस के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने की अभी फिलीपींस में किसी को फुर्सत नहीं है। वजह ये कि हर दिन एलिस गुओ के बारे में कोई ना कोई विस्फोटक खुलासा हो रहा है। ताजा खुलासा ये है कि कुछ दिन पहले सिंगापुर में 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जो 2 लोग पकड़े गए वो फिलीपींस के छोटे से शहर की मेयर एलिस गुओ के बिजनेस पार्टनर हैं। जासूसी के लिए महिलाओं का इस्तेमाल नया नहीं है। पहले विश्व युद्ध के समय नीदरलैंड्स की महिला डांसर माता हारी ने फ्रांस की सैन्य रणनीति की जड़ें हिला दी थी। एक मामूली डांसर भी किसी देश की जासूस हो सकती है, ये हैरानी वाली बात थी और भविष्य के लिए सबक भी। लेकिन साल 1964 में फ्रांस के एक डिप्लोमेट को ये सबक याद नहीं रहा। चीन में तैनाती के दौरान उस फ्रेंच डिप्लोमेट को चीन की ओपेरा डांसर ने अपने जाल में फंसा लिया। महिला जासूसों के कारनामों के इतिहास में वो सबसे अजीब घटना थी जिसमें एक पढ़ा लिखा फ्रांसीसी डिप्लोमेट 19 साल तक समझ ही नहीं सका कि वो जिसे अपनी प्रेमिका और पत्नी समझ रहा है उस चीनी एजेंट की असली पहचान क्या है। क्या था चीनी हनीपॉट का वो तिलिस्म? देखिए टेली सीरीज का एपिसोड तितली, द डांसर्स डिसीट। ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹੀਸ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਗਿਰੇ। $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਣੇ ਸਨ
ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ 272 का आंकड़ा पार। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਦਰ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਓ ਭਗਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਬੁਲਾਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਰਿਓ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਿਓ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਿਓ ਖਿਆਲ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਹ ਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਛਾਨਬੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ ਸੇਬੀ, ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਬੈਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾਲ ਕਮਾਲ। ਤੇ ਕਰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਏ।